सो लास्ट वीडियो में हमने डीएनए की स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझा था और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डीएनए रेप्लिकेशन को अच्छे से समझेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स में। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में डीएनए के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा चुकी हूँ, तो आप ये देखो, मान लो कि ये डीएनए की दोनों स्ट्रेंथ्स हैं, राइट। अब ये जो दोनों डीएनए की स्ट्रेंथ्स हैं, ये क्या करती हैं, अपनी कॉपी बनाती हैं। तो ये दोनों पेरेंटल स्ट्रेंथ्स हैं और ये अपनी कॉपी बनाती हैं। तो अब आप जो देख पा रहे हो, ये एक नया डीएनए बन गया और ये वाला एक नया डीएनए बन गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हर एक डीएनए में दो कॉपीज़ होती हैं, मतलब एक पेरेंट होगा, एक पेरेंटल कॉपी होगी और एक जो नया स्ट्रैंड बना है डीएनए का वो होगा। यानी डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है इन नेचर। ठीक है, तो ये दो बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब आखिर जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो प्रोकैरियोट्स में कहाँ पर और कब होता है और यूकैरियोट्स में कहाँ पर और कब होता है, आइए समझते हैं। तो देखो, प्रोकैरियोट्स में ये जो रेप्लिकेशन है ये बाइनरी फिजन के पहले होता है, यानी जो सेल डिवीजन होता है उसके पहले होगा और साइटोप्लाज्म में होगा। ऐसा क्यों? प्रोकैरियोट्स के पास स्पेसिफिकली न्यूक्लियस तो होता नहीं है, बिकॉज दे आर विदाउट न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता है, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है। अच्छा, इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर क्रोमोसोम, है ना। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर क्रोमोसोम। यूकैरियोट्स में ये जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन की, ये न्यूक्लियस के अंदर होती है एंड ड्यूरिंग एस या सिंथेसिस फेज। देखो, हमारी सेल साइकिल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रिपरेटरी फेज जिसे हम इंटरफेस भी कहते हैं और एक्चुअल डिवीजन फेज जिसे हम एम फेज भी कहते हैं। अब जो आपकी इंटरफेस है वो फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, G1, S और G2। तो ये जो S फेज है इसी में आपका रेप्लिकेशन होता है। G1 स्टैंड्स फॉर गैप 1 और ग्रोथ 1 एंड G2 स्टैंड्स फॉर ग्रोथ 2 फेज। अब इस प्रोसेस को हम प्राइमरीली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। अब मैं ना डायग्रामेटिकली भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट पहले whatever I'm going to tell you, understand it, फिर हम नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे एंड देन हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। क्लियर? सो लेट्स बिगिन। अब ना मैंने तुम्हें जस्ट अभी एक चीज़ बताई कि मान लो ये आपके डीएनए की दो स्ट्रेंथ्स हैं, ये पेरेंटल स्ट्रेंथ्स हैं। अब ये क्या करेंगी? ये नई स्ट्रेंथ्स बनाएंगी, राइट एवरीवन। सो ये नई स्ट्रेंथ्स बन गई, बट ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे के पूरे जेनेटिक मटेरियल में कहीं से भी ये नई स्ट्रेंथ्स बन जाएंगी। प्रॉपर स्टेप्स फॉलो होंगे तभी तो ये स्ट्रेंथ्स बनेंगी, यस और नो। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो दोनों पेरेंटल स्ट्रेंथ्स होती है, मतलब ये जो रेड वाली स्ट्रेंथ्स है, ये दोनों अलग होंगी और इन्हें अलग करने का काम कोई ना कोई एंजाइम करेगा डेफिनेटली। मतलब कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। जेनेटिक मटेरियल जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी, मैंने आपको बताया था कि शुगर फॉस्फेट की बैकबोन्स होती हैं एंड जो आपके नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो वो जो एंजाइम इन दोनों स्ट्रेंथ्स पर एक्ट करने वाला है वो एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा, उनको अलग करेगा और ये स्ट्रक्चर बनाएगा। ये स्ट्रक्चर चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों ही केसेस में बनते हैं और इस स्ट्रक्चर को रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। अब देखो, जो एंजाइम एक्ट अपॉन करने वाला है ताकि वो डीएनए की स्ट्रेंथ्स को अलग अलग कर सके, वो ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर भी कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक स्पेसिफिक लोकेशन से उस डीएनए की स्ट्रेंथ्स को अलग करता है और वहीं से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। उस स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ पर वो एंजाइम एक्ट अपॉन करता है उसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर लोकेशन को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय ORIC, राइट, ORIC। और रेप्लिकेशन फॉर्क्स जो बनती हैं वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के केसेस में बनती है। लेकिन यूकैरियोट्स में ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये मल्टीपल होते हैं, हर एक क्रोमोसोम के पास अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। आप सभी को पता है, अगर आपने डीएनए पैकेजिंग पढ़ रखी है तो जो लूज फॉर्म होती है उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं, फिर जो कंडेंस फॉर्म होती है जो हमें सेल साइकिल के टाइम पे ज़्यादा विजिबल होती है, प्रोमिनेंटली मेटाफेज के टाइम पे विजिबल होती है, उसे हम क्रोमोसोम कहेंगे, है ना। आपको पता है जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप्ड है, फिर बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इसे हम कहते हैं। उसके बाद ये जो धागे के गुच्छे जैसा बनता है उसे क्रोमैटिन एंड क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमोसोम कुछ भी नहीं है, क्रोमोसोम के पास जेनेटिक मटेरियल है, तो हर एक क्रोमोसोम के पास अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। इसलिए आपके यूकैरियोट्स के केस में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस हैं। ठीक है, देखो दोनों के ही स्टेप्स सेम होने वाले हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में स्टेप्स आपके सेम है, डिफरेंस आपका एंजाइम्स में आता है। तो एंजाइम्स को ना मैंने हाईलाइट कर रखा है, सो यू डोंट वरी। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि इनिशिएशन स्टार्ट्स एट अ स्पेसिफिक लोकेशन दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देयर इज ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मल्टीपल इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। अब देखो, हम स्पेसिफिकली प्रोकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, हम ना फॉर ईजियर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर ये दो स्ट्रैंड्स लेकर चल रहे हैं। वैसे सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, हम अभी बहुत सिंप्लिसिटी के लिए इस तरह से अपने डीएनए को बना रहे हैं। अब होता क्या है, रिपीटेटिव स्ट्रेच होता है, मतलब 4 to 5 टाइम्स एक रिपीटेटिव स्ट्रेच होता है 9 बेस पेयर का। मतलब यहाँ पर 9 बेस पेयर, फिर 9 बेस पेयर, फिर 9 बेस पेयर, फिर 9 बेस पेयर, इस तरह से 4 से 5 बार एक रिपीटेटिव स्ट्रेच है। इस रिपीटेटिव स्ट्रेच को हम डीएनए ए बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए ए बॉक्स। अब होता क्या है, एक एंजाइम होता है गाइरेज, राइट, एक एंजाइम होता है गाइरेज। ये मेंटेन करता है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा ये जो आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, डबल हेलिक्स। तो ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये लूजन अप हो जाता है। लूजन अप मतलब यहाँ पर डीएनए ए बॉक्स पर एक एंजाइम आता है, डीएनए ए प्रोटीन। तो ये जो डीएनए ए प्रोटीन है ये इस एरिया पर ये जो स्ट्रेंथ्स होती हैं इन्हें अनवाइंड करता है। अनवाइंड मतलब अलग अलग करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, गाइरेज एंजाइम ने क्या किया, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंड्यूस करी।
इस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग की वजह से ये ईजी हो गया कि ये जो डीएनए ए बॉक्स वाला रीजन है, यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाए। इन्हें अलग अलग करने का काम कौन करेगा? डीएनए ए प्रोटीन करेगा। तो क्या ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है? एक्चुअली में ये परफेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। यहाँ पर लोकलाइज्ड अनवाइंडिंग होती है, हम कह सकते हैं एक तरह से स्टार्टिंग होती है। और इस अनवाइंडिंग की वजह से आप एक बात बताओ, जब हम एक रस्सी लेते हैं और रस्सी को हम आगे से ऐसे अलग अलग करते हैं, मान लो जैसे हम ना एक छोटे से धागे को भी अलग अलग कर सकते हैं, वो होती है ना अपन एक जैसे धागा अपन ने लिया तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं, तो अपन देखते हैं कि पीछे की साइड से ना और ज़्यादा वो मुड़ जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है ना, डबल सर्कुलर नहीं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए में भी हो रही है। तो एक टेंशन सी क्रिएट हो रही है। अब इस टेंशन को रिलीज करने के लिए एक और एंजाइम आता है, डीएनए बी। ये डीएनए बी हेलिकेस एंजाइम है। हेलिकेस मतलब एक्चुअली में अब ये आपकी डीएनए की जो स्ट्रेंथ्स हैं दोनों, उन्हें अलग करेगा, मेल्ट करेगा। और ये जो काम करता है ये इसी के एडजेसेंट, ये जो डीएनए बॉक्स है इसी के एडजेसेंट एक और लोकेशन होती है जो एडेनाइन और थाइमिन रिच होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एडेनाइन और थाइमिन रिच एक सीक्वेंस होती है, 13 बेस पेयर की होती है, 4 to 5 स्ट्रेचेस उसमें भी होते हैं। समझ में आया? अब जैसे ही डीएनए भी क्या करेगा, वो जो टेंशन क्रिएट हुई है जेनेटिक मटेरियल में उसको रिलीज करने के लिए इस वाले रीजन पे एक्ट अपॉन करेगा और दोनों स्ट्रेंथ्स को अलग अलग करेगा और रेप्लिकेशन फॉर्क को बनाएगा। तो अभी तक हमने टोटल 3 enzymes करी। Gyrase responsible for inducing negative supercoiling which makes the DNA helix loosen. Then DNA A protein which actually separates or creates localized unwinding in the strands of DNA at DNA A box. And then एडेनाइन एंड थाइमिन रिच जो हमारी लोकेशन है, जिसे हम एक्चुअली में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे, वहाँ पे डीएनए बी हेलिकेस एक्ट अपॉन करता है और डीएनए की स्ट्रेंथ्स को अलग अलग करता है। अब देखो, वो जो 13 बेस पेयर की रिपीटेटिव स्ट्रेच है या फिर वो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है जहाँ पर डीएनए बी हेलिकेस आपके डीएनए की स्ट्रेंथ्स को अलग अलग करेगा, वहाँ पर उसको लोड कौन करता है, यानी उसकी हेल्प कौन करता है ऐसा करने में? तो वो है डीएनए सी एंजाइम। अभी तक हमने जितना भी प्रोकैरियोट्स के इनिशिएशन वाली स्टेप के लिए पढ़ा है, आइए हम उसको नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद प्रोकैरियोट्स फर्स्ट। डीएनए ए बॉक्स 9 बेस पेयर रिपीटेटिव स्ट्रेच, लगभग 4 से 5 रिपीटेटिव स्ट्रेच होती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डीएनए बॉक्स ए बॉक्स। डीएनए ए प्रोटीन बाइंड्स एंड कॉजेज लोकलाइज्ड अनवाइंडिंग। इस लोकलाइज्ड अनवाइंडिंग ये क्यों होती है एक्चुअली में? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इज मेंटेन बाय डीएनए गायरेज, जो एक टाइप का टोपो आइसोमरेज है। यानी डीएनए गायरेज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करता है, डीएनए हेलिक्स को लूज करता है, लूज करने के बाद डीएनए ए प्रोटीन उसे अनवाइंड करता है। इसकी वजह से कंप्लीट जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पे एक टाइप की टेंशन क्रिएट होती है, और उस टेंशन को रिलीज करने के लिए जो एक्चुअल अनबाइंडिंग होती है वो एक 13 बेस पेयर की रिपीटेटिव स्ट्रेच पर होती है, ठीक है, जो कि एडेनाइन और थाइमिन रिच है। और करेगा कौन? ये डीएनए बी हेलिकेस। और डीएनए बी हेलिकेस की इसमें हेल्प कौन करता है? डीएनए सी एंजाइम। अब देखो, ये दोनों जो स्ट्रेंथ्स हैं ये अलग अलग हो गई। अब क्योंकि यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेंथ्स अलग अलग हुई हैं, यहाँ पर आपके नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट हैं, तो ये वापस भी तो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं ना, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। या फिर ये जो सिंगल स्ट्रेंथ्स हमारी बनी है, इनको स्टेबलाइज करने का जो काम है वो है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स का। किसका काम है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स का, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? अब देखो, हमारी ये स्ट्रेंथ्स इस तरह से अलग अलग हो चुकी है, राइट? बिल्कुल। और अलग करा किसने? तो अलग करा डीएनए बी हेलिकेस ने विद हेल्प ऑफ डीएनए सी। कहाँ से करा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से किया। बना क्या? रेप्लिकेशन फॉर्क बना। सिंगल स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज किसने किया? एसएसपी ने, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स ने किया। अब यहाँ पर होगा क्या? आपका एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल है वो जो नई स्ट्रैंड बनने वाली है ना उसके लिए। लेकिन ये क्या करता है? ये केवल और केवल 5' to 3' डायरेक्शन में काम कर सकता है। अब ना जनरली बहुत लोगों को है ना इस वाली लाइन को समझने में प्रॉब्लम होती है कि एक्चुअली में 5 to 3' डायरेक्शन है क्या। तो ये वाली जो चीज़ है ये तो मैं बाद में समझाऊंगी, बट अभी आप ये समझो, ये ना एक्चुअली मैं आपको अच्छे से इलॉन्गेशन के टाइम पे समझ आएगा जब मैं इलॉन्गेशन वाला स्टेप समझाऊंगी। अभी के लिए आप ये समझो कि एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डीएनए जी प्राइमेज। ये प्राइमेज में प्राइमर बनाता है। क्या बनाता है? प्राइमर। प्राइमर कुछ भी नहीं है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है? आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे आपके डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, वैसे आपके राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। और ये जो डीएनए जी प्राइमेज है ये आपका न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा। एंड ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है इसको 3' एंड प्रोवाइड करता है, फ्री 3' एंड प्रोवाइड करता है, या फिर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करता है, ताकि डीएनए पॉलीमरेज अपना रेप्लिकेशन का काम ना बहुत आराम से कर सके। समझ में आया? और ये जो प्रोकैरियोट्स के केस में जो आरएनए प्राइमर्स बन रहे हैं, यानी आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं, ये लगभग 10 से 15 होते हैं इन नंबर। ये नंबर आपका यूकैरियोट्स के केस में चेंज होता है। यूकैरियोट्स के केस में एक्चुअली आरएनए प्राइमर्स के साथ छोटे छोटे डीएनए प्राइमर्स भी बनते हैं, वो 10 to 30 होते हैं। डीएनए प्राइमर्स 10 to 30 होते हैं और आरएनए 10 होते हैं इन नंबर इन जनरल। तो ये डिफरेंस है आपका, ये जो प्राइमर बन रहा है यहाँ पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। यहाँ पर जो प्राइमर बन रहा है वो आरएनए होता है, वहाँ पर डीएनए प्लस आरएनए प्राइमर होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। और ये आपका फ्री 3' एंड प्रोवाइड करता है। तो मैंने आपको नंबर भी बता दिया, ये नंबर वाली बात यहाँ पर लिखी नहीं थी कि प्राइमर के कितने नंबर होते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के कितने नंबर होते हैं, ये लिखा नहीं था, मैंने आपको ये बात भी बता दी।
एक बार आरएनए प्राइमर्स के बारे में दोबारा सुन लेना। प्रोकैरियोट्स के केस में आरएनए प्राइमर्स जो होते हैं वो एक्चुअली में डीएनए जी प्राइमेज नाम का एंजाइम बनाएगा एंड 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होता है। एंड यूकैरियोट्स के केस में आरएनए डीएनए हाइब्रिड प्राइमर बनता है। तो आरएनए का पार्ट लगभग 10 होता है और डीएनए का पार्ट 20 से 30 होता है। बनाता कौन है वो भी अपन समझ लेंगे नोट्स को पढ़ते रहें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, आप सभी को समझ आ गया पहली चीज़ तो ये। अब ना मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगी कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में जो एंजाइम्स हैं उन्हें कंपेयर करके बताऊंगी। जैसे सबसे पहले ओके नाउ अंडरस्टैंड, प्रोकैरियोट्स के केस में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था वहाँ पर डीएनए बी हेलिकेस एक्चुअली में दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर रहा था। सिमिलरली यहाँ पर यूकैरियोट्स के केस में मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस हेलिकेस वो एंजाइम है जो दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करेगा। अब प्रोकैरियोट्स के केस में डीएनए बी हेलिकेस को लोड करने में कौन हेल्प कर रहा था? डीएनए सी। वैसे ही CDC6 और CDT1, अगेन आई एम रिपीटिंग, CDC6 CDT1 ये हेल्प करेंगे MCM को लोड करने में। लेकिन अगेन ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी ओरिजिन मतलब कहीं पर किसी भी साइट पर ये दोनों चले जाएंगे और MCM को लोड कर देंगे, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर मल्टीपल ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये जो ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स है यानी ORC, ये C1 से ORC6 तक होते हैं, मतलब इनकी 6 सब यूनिट्स होती हैं। तो इनकी क्या होती है? टोटल 6 सब यूनिट्स होती हैं। अब देखो G1 फेज के टाइम पर, ये बहुत ध्यान से सुनना, G1 फेज के टाइम पर ये जो ORC है, ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स जो है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर बाइंड करता है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं लैंडिंग पैड प्रोवाइड करता है। किसके लिए? ये जितने भी हम हमारे आगे आने वाले इनिशिएशन प्रोटीन्स है ना, रेप्लिकेशन इनिशिएशन प्रोटीन्स, जैसे कि हमारा CD6 हो गया, CDT1 हो गया, MCM हो गया, इन सभी के लिए ये एक लैंडिंग पैड है। ये क्या करेगा? G1 फेज के टाइम पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर जाएगा, बाइंड करेगा, फिर CD6 और CDT1 को रिक्रूट करेगा। रिक्रूट कर दिया, अब क्या करेगा? CDT1 और MCM जो है, नॉट MCM, CDC6 और CDT1 ये वाले जो एंजाइम्स हैं ये आपके MCM हेलिकेस को रिक्रूट करेंगे, मतलब MCM हेलिकेस को लोड करेंगे एक तरह से डीएनए पर, एक प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब ये जो रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स है ये एक्चुअली में केवल S फेज के टाइम पर ही एक्टिवेट होगा। अभी जितनी भी मैंने रामायण बोली, जितना भी मैंने बोला, ये एक्चुअली में क्या है? इसे हम डीएनए लाइसेंसिंग कहते हैं, है ना। दिस नॉट डीएनए लाइसेंसिंग, सॉरी, रेप्लिकेशन लाइसेंसिंग कहेंगे। यानी कि हुआ क्या? ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स साइट ऑफ रेप्लिकेशन या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे बाइंड किया, उसके बाद CDC6 और CDT1 को रिक्रूट किया, इन दोनों ने MCM को लोड किया डीएनए पर। ये सब जीवन में ही हो रहा है, ठीक है। और एक प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनाया। ये प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस फेज के टाइम पर ही क्या होगा? एक्टिवेट होगा। अब ये चीज़ ये इंश्योर करती है कि डीएनए का रेप्लिकेशन 2 बार ना हो जाए, यानी केवल S फेज में ही इसका हो, बाकी आगे कहीं पर भी इसका रेप्लिकेशन नहीं हो, राइट। सो इसका जो री रेप्लिकेशन होता है G2 और M फेसेस में, उसे ये चीज़ आपकी प्रिवेंट करती है। आप इतना समझ लीजिए। सो इसके बाद क्या हुआ? यानी कि जो मेन काम है वो किसका है? MCM का। अब यहाँ पर अगेन 2 स्ट्रेंथ्स बनेंगे आपकी, अलग अलग हो जाएंगी, सॉरी स्ट्रेंथ्स, रेप्लिकेशन फॉर्क बनेंगे 2, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में हुआ था। अब जैसे कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रोकैरियोट्स के केस में थे जो स्टेबलाइज कर रहे थे, यहाँ पर RPA रेप्लिकेशन प्रोटीन A एज सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी MCM किसका काम कर रहा है? MCM काम कर रहा है डीएनए बी हेलिकेस का, ठीक है। CDC6 CDT1 ये काम कर रहे हैं डीएनए सी का। RPA काम कर रहा है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का। अब देखो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा और प्राइमेज ये एक्चुअली में आरएनए प्राइमर बनाएंगे और शॉर्ट डीएनए स्ट्रेच बनाएंगे, यानी हाइब्रिड, मतलब आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनाते हैं, जिसमें आरएनए पोर्शन 10 न्यूक्लियोटाइड्स होता है और डीएनए का आपका 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। समझ आया? और ये जो है ये 3' एंड प्रोवाइड करेगा, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करेगा। अब इसका मतलब क्या है कि ये 3' एंड प्रोवाइड करेगा, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। आज के पार्ट के लिए, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट में हम एलोंगेशन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कवर हो जाएगा, एक्चुअली में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो या आज के लिए इतना काफ़ी है।